नमस्कार। मदर एंड वॉइस पे आप सबका स्वागत है। कोरोना के इस संक्रमण काल में ऐसे तो कई एक नई समस्याएं दिन प्रतिदिन आ रही हैं, लेकिन भारत सरकार द्वारा अपनाया जा रहा कदम सार्थक सिद्ध हो रहा है, ऐसा कहना कितना उचित होगा ये तो वक्त बताएगा। लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ने के साथ ही प्रवासी बिहारी मजदूर जो दूसरे राज्यों में अपनी आजीविका तलाशने गए थे, उनके अपने गृह राज्य लौटने की अवधि भी बढ़ गई है। हताश मजदूरों की स्थिति तब सामने आई जब कल हजारों की संख्या में मजदूर वर्ग के लोग मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर और गुजरात के विभिन्न शहरों में इकट्ठा हो गए। गौरतलब है कि आखिर ऐसे लोगों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने कई बड़े कदम उठाए हैं, लेकिन क्या ये कदम कारगर साबित हो रहे हैं या फिर जिस तरह से हाशिए पर खड़ा ये वर्ग फिर अपनी मजबूरी से हालात से जूझ रहा है और इन हालातों को कैसे वो संभाल पाएगा। थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये है कि अभी अगर अपने इन हालातों को वैसा ही वो अपने आप को खड़ा पाता है तो आने वाले समय में क्या उनकी स्थितियों को हम संभाल पाएंगे। ये सोचने वाली बात है कि उन लोगों के परिवार पर क्या गुजर रही होगी जो अपने राज्य से बाहर काम करने गए हैं और उनके खाने पर भी आफत आ गई है। इस आफत के साथ ही इन्हीं सब विषयों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। इन्हीं चर्चा के साथ उसके पहले मैं कुछ और बातों को जोड़ना चाहूंगा। इन्हीं सब विषयों को लेकर हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं जो बिहार के युवाओं के और प्रवासी मजदूरों को लेकर काफी संजीदगी से काम किया है। हमारे साथ आज राजेश कुमार जी जुड़ रहे हैं। आप लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार प्रदेश कमेटी के अहम सदस्य हैं। आपने अपने राजनीतिक जीवन के 30 वर्षों की इस अवधि में सरकार के साथ भी और सरकार के बाहर भी राजनीतिक और सामाजिक योगदान दिया है। आपने पूर्व वित्त मंत्री एवं विदेश मंत्री श्री यशवंत सिन्हा जी के सहयोगी भी रहे हैं। आपने पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के बैनर के तले चुनाव भी लड़ा है और वर्तमान में लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपको पटनावासी भटकू जी के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं बातों को लेकर आपसे हम चर्चा करेंगे। ऐसे अहम विषयों को हम आपस में डिस्कस करेंगे कि इस कोरोना के संक्रमण काल में कई सारी परिस्थितियां पैदा हो रही है। तो इन परिस्थितियों के साथ ही हम एक बार भटकू जी का स्वागत करते हैं। राजेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मदर एंड वॉइस पे। कोरोना के इस संक्रमण काल में आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए हम आपके बड़े आभारी हैं। सबसे पहले मैं देशवासियों को प्रणाम करता हूं। अब ये बताएं राजेश जी की कोरोना के इस संक्रमण काल में ऐसे तो बिहार में इस महामारी को काफी हद तक रोकने का प्रयास किया गया है, फिर भी राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जो तैयारियां की गई है उस पे आपके क्या विचार है? क्या आप इन तैयारियों से खुश हैं या आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई है सरकार के? देखिए, सबसे पहले मैं कोरोना वायरस आज पूरी दुनिया में ये एक ऐसा महामारी है कि बहुत बड़ी चिंता का विषय है और जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं दुनिया के, आज सभी प्रभावित रहे और चाइना के वुहान से चलकर आज पूरे दुनिया में कोरोना वायरस का महामारी जग जाहिर है। आपने प्रश्न किया बिहार के बारे में, उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि पूरी दुनिया में 20 लाख से अधिक लोग आज कोरोना वायरस से प्रभावित हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो मेरा यही प्रार्थना पूरे भारतवासियों से सबसे पहले ये है कि भारत सरकार के गाइडलाइन को फॉलो करें। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो स्पीच आया, जो देश के नाम संदेश आया, उसको फॉलो करें। और उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को डिसिप्लिन, सोशल डिस्टेंसिंग, घर में रहिए, शांति बना के रखिए, ये अहम चीज है जिसके कारण हम आज पूरे भारतवर्ष कोरोना वायरस से आज सेकेंड स्टेज में नहीं पहुंचे। मेरा सवाल बिहार सरकार को लेकर है
बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जो सरकार के द्वारा तैयारी की गई है, उन तैयारियों से आप लोग कितने संतुष्ट हैं? देखिए, ये महामारी इसके पहले पूरी दुनिया में कभी नहीं देखी गई है। हमारे भारत में भी इस तरह की महामारी पहली बार लोग देख रहे हैं। और जहां बिहार प्रदेश की बात है, आप जानते हैं कि हमारा बिहार प्रदेश डेवलपिंग है। डेवलपिंग स्टेट आप बोल सकते हैं, डेवलप स्टेट नहीं बोल सकते। बिल्कुल। और जो भारत सरकार की सुविधा उपलब्ध हो सकती है वो बिहार सरकार को दी जा रही है। और क्योंकि ये महामारी इसके पहले कभी नहीं आई, तो इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी, इंस्ट्रूमेंट्स की भी जानकारी नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, जो हेल्थ व्यवस्था है, हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, ये सारी व्यवस्था जो है वो आम बीमारियों के लिए है। ये कोरोना के लिए किसी ने, पूरी दुनिया ने कभी नहीं सोचा कि इस स्केल पे बीमारी फैलेगी। तो मैं बिहार सरकार से बहुत संतुष्ट हूँ। और बिहार सरकार लॉकडाउन को फॉलो कर रही है, भारत सरकार को फॉलो कर रही है। और उनके जितने, बिहार सरकार के जितने भी डॉक्टर्स, जो इससे कंसर्न लोग हैं, हेल्थ से जो भी कंसर्न लोग हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो आपके नर्सेज हो, ये जो भी हो उससे कनेक्टेड, बिहार सरकार अपने जानते बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा सोच रही है और डे बाय डे बेहतर करने की प्लानिंग कर रही है। तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ बिहार सरकार से और बिहार सरकार के कार्य से। जी, ये तो आपने बहुत सही कहा। यही कारण है कि जहां दिल्ली जैसे राज्य में या महाराष्ट्र जैसे राज्य में, दिल्ली में 1500 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं, महाराष्ट्र में ये संख्या 2500 के आसपास चली गई है। और वहीं पे बिहार, जिसको आधुनिक स्वास्थ्य के हिसाब, स्वास्थ्य सुविधाओं के हिसाब से देखे तो बहुत पिछड़ा हुआ माना जाता है, वहां पे केसेस सिर्फ 66, मतलब 66 केसेस आ पाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये राज्य सरकार की सफलता है। लेकिन इनके साथ साथ एक जो चिंता का विषय है वो ये है कि बिहार के बाहर जो प्रवासी बिहारी लोग हैं, जो महाराष्ट्र, गुजरात या फिर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा ऐसे राज्यों में बिहार के आए हुए लोग लाखों की संख्या में हैं, उनके साथ जो अभी तक इंतजार कर रहे थे कि ऐसे लोगों का अभी लॉकडाउन समाप्त होने के बाद से वो अपने राज्य को जा पाएंगे, अपने परिवार में जा पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो आपका क्या मानना है कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? जैसे कल कुछ घटनाएं सामने आई है, गुजरात में पुलिस पे पथराव होने की भी घटना आई है, महाराष्ट्र में बांद्रा स्टेशन पे लोगों को इकट्ठा होने की भी घटना आई है। तो ऐसे घटना में आपका क्या सुझाव है ऐसे बिहार के लोगों के लिए, क्या करना चाहिए और सरकार को क्या करना? देखिए, बिहार जो हमारे, जैसे आपने कहा कि बिहार के दूसरे स्टेट्स में बहुत सारे लेबर्स हैं, लाखों की संख्या में लेबर हैं। आप गुजरात की आपने बात किया, दिल्ली की बात आपने की, महाराष्ट्र की बात आपने की। एक बार जब लॉकडाउन हो जाता है और भारत सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार ही आपको चलना होता है। इसमें कोरोना वायरस कोई गरीब को नहीं पहचान रही है, कोई अमीर को नहीं पहचानेगी, कोई पार्टी, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, किसी पार्टी पॉलिटिक्स को नहीं पहचानती। बिल्कुल बिल्कुल, ये वायरस है। जी। और कानून सबके लिए बराबर है। कानून एक बार लॉकडाउन का हो गया कि आपको घर पे रहना है, जहां आप हैं वहीं रहिए। सबसे बड़ी समस्या तो ये आती है कि बाहर में जो मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, दहाड़ी पे अपना काम करते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, कुछ बचाकर अपने राज्य के लोगों को भी भेजते हैं। अब ये बताएं कि जो इस तरह की जो समस्या आ रही है, तो अपना वो बेचारा गुजर बसर कैसे करेंगे? एक तो उनको उनके मकान मालिक या जो वहां की जो सुविधाएं हैं वो प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। ऐसा नहीं है कि हमारे बिहार सरकार को इसकी चिंता नहीं है, इसकी खबर नहीं है। जी।
इसकी खबर है, इसकी चिंता भी है, लेकिन कुछ गाइडलाइंस है सरकार का। कोरोना वायरस जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग से ही आप बच सकते हैं, घर में रह के ही बच सकते हैं, डिसिप्लिन में रह के ही बच सकते हैं। आज हमारी चिंता, आपको भी चिंता है, पूरे देश को चिंता है, और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री को भी चिंता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी चिंता है कि हमारे जो प्रवासी बिहार के जो है, हमारे जो लेबर्स हैं, जो आज के डेट में जो सफर कर रहे हैं और जो र्यूमर फैला के गलत काम करके वो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कल हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए, ये बिल्कुल इनडिसिप्लिन है। इससे आप कोरोना वायरस से नहीं लड़ सकते। ठीक है, हर स्टेट को हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, दिल्ली सरकार से भी बात हो रही है, महाराष्ट्र सरकार से भी बात हो रही है, गुजरात सरकार से भी बात हो रही है, और उनका जो मूलभूत सुविधा है वो प्रदान किया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये इतनी बड़ी महामारी है, मैं पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूं, ये इतनी बड़ी महामारी है कि इसके पहले कोई तैयार नहीं थे। इसको सिस्टम में लाने के लिए, घर घर पहुंचाने के लिए हम सब लोग चाहते हैं कि कोई भूखा ना सोए, किसी का बच्चा बिना दूध का नहीं सोए। ये आम भारतवासी का कर्तव्य बनता है कि आज के दिन में हम आप सब एक हैं। आज कोई अमीर गरीब नहीं है, सब बराबर हैं। अगर हम 4 रोटी खा रहे हैं तो हम चाहेंगे कि हमारे बगल वाला झोपड़पट्टी अगर भूखे है तो मैं 2 रोटी उसको जाके दूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर भारतवर्ष को, हर भारतीयों का ये कर्तव्य बनता है, और ये महात्मा गांधी जी का अहिंसा का देश है, अहिंसा के हम लोग पुजारी हैं। तो हम लोगों को ये कर्तव्य बनता है कि हिंसा इस समय, इस संकट की घड़ी में हिंसा जो है नहीं, उसको बढ़ावा ना दे, किसी तरह का र्यूमर ना फैलाए, और जो सरकार का गाइडलाइन है उसको फॉलो करें, उसके अनुसार चलें। यही मेरा प्रार्थना है, विनती है देशवासियों से। जी, अब थोड़ा सा मैं विषय को दूसरे तरफ ले चलता हूं। अभी अगर देखा जाए तो जितने भी राज्य हैं अपने देश में, बिहार एकलौता ऐसा राज्य है जो हर एक राज्य में मजदूरों का सप्लायर एक तरह से बना हुआ है। ये कहीं ना कहीं हमारी आज तक की फेलियर है कि हम अपने प्रदेश के लोगों को रोजगार मुहैया नहीं करवा पाते हैं, जिसके चलते वो दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं और उनके साथ इस तरह की समस्या आ रही है, सबसे ज्यादा विक्टिमाइज हो जा रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं कि पूर्व के सरकारों की कुछ ऐसी कमियां रही हैं जिसके चलते बिहार का ये दुर्दशा हुआ है, या लोगों की अपनी कमियां हैं? जी, और बिहार नहीं लौटना चाहते हैं जी, तो इसका सबसे बड़ा यही कारण है कि रोजगार, जी, हमारे यहाँ इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। हमारे यहाँ रोजगार व्यवस्था जो होनी चाहिए थी जी, वो नहीं हो पाई। जी, और ये सब मूलभूत कारण है। प्रश्न तो आपके अभी जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट राज्य कर रही है, जो सरकार में है, उसके आप सहभागी भी है, और पिछले 15 वर्षों से यह सरकार बिहार में काम कर रही है। तो इस बीच में इस सरकार ने कुछ इस तरह का प्रयास नहीं किया क्या? आपकी सरकार ने प्रयास नहीं किया क्या? आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से, अगर अभी कोरोना का संक्रमण काल नहीं रहता तो चुनावी सरगर्मियां बिहार में काफी जोरों से हो जाती। ऐसे में चुनावी वर्ष चूंकि ये बिहार के लिए चल रहा है, तो आप चूंकि आपके जो अध्यक्ष है, युवा अध्यक्ष है, तो आप लोगों ने क्या रणनीति बना रखी है, इस पे भी मैं एक बार आपका विचार करना चाहूँ। देखिए, पिछला 15 सालों में जी, बिहार का विकास, जी, वो आज तीसरी बार सरकार बनी है वहां, तो बिहार की जनता अगर ये महसूस नहीं करती कि पूर्व सरकार से अच्छा सरकार अगर ये नहीं होती, तो 15 साल से जनता वोट कर रही है और सत्ता में वापस ला रही है, तो इसका सामने, आपके सामने प्रमाण है। और पिछला जो पूर्व सरकार थे, आरजेडी की सरकार थी, उन्होंने कितना पीछे बिहार में क्या माहौल था, जंगल राज था। जी, जी, आप क्राइम का रेट देखिए, उस समय का डेवलपमेंट्स देखिए,
आज बिल्कुल, नीतीश, आपने आपने सही कहा कि जितने विकास का जो अभी तक हुआ है बिहार में वो सराहनीय तो है, लेकिन ये अपर्याप्त, मुझे लगता है कि अपर्याप्त है। इस विकास की दिशा को कुछ और आगे बढ़ाना चाहिए ताकि नहीं बढ़ बिहार रहा है। के लोगों को स्वरोजगार वही मिले और इस तरह का जो या जो महामारी के समय में जो समस्याएं पैदा होती हैं दूसरे राज्यों में वो नहीं आए। आखिर बिहारी लोग कब तक इस बात को लेकर भोगते रहेंगे कि उनके सरकार के फेलियर के चलते, उनके पूर्व के गवर्नमेंट के कुछ गलत स्टेप्स के चलते इस तरह का उनको भुगतना पड़ रहा है। ये कब तक चलेगा? इस चुनावी वर्ष में जो नई सरकार, अगर आपकी सरकार बनती है तो आप लोग किन विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे? देखिए, हम लोग, हमारी नीतीश कुमार जी जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, बिहार में हमारी सरकार है और ये निरंतर उनके तरफ से ये मांग रही है कि बिहार को पैकेज मिलना चाहिए। यह हमारा बिहार सरकार का एजेंडा है और मिलेगा भी, आशा है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे चीफ मिनिस्टर का विजन बहुत क्लियर है। वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि बिहार को डे बाय डे इंप्रूव करें, डे बाय डे इंडस्ट्री डेवलप करें, डे बाय डे रोजगार पैदा करें। वो बार बार आह्वान कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ आए हैं, आप क्राइम रेट देख लीजिए, आप डेवलपमेंट देख लीजिए, बाहर के लोगों को जो पहले जो गए थे वो सारे लोग वापस आ गए। रियल एस्टेट में आप देख लो, इंडस्ट्री में देख लो, आप हर जगह रोड्स में देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लो, आप हर जगह बिहार डे बाय डे डेवलप कर रही है और पिछले 15 साल में निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रही है। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले कल में और भी अच्छा होगा और हमारी पार्टी उसमें एक बहुत बड़ा सहयोगी है। इस डेवलपमेंट में हमारी लोक जनशक्ति पार्टी का बहुत बड़ा रोल है। अब मैं आपसे आखिरी में एक दो सवाल और पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कि विपक्ष, खासकर बिहार की जो विपक्ष है, ये इस महामारी के समय में अपनी विपक्ष की भूमिका बखूबी निभा रही है या कहीं कुछ कमी रह रहा है उनके तरफ से? नहीं, कोई मतलब ही नहीं है ना, इन लोगों के पास विजन ही नहीं है इस तरह का काम करने का। ठीक है राजेश जी, अब अंतिम सवाल एक बार मैं ये पूछूंगा कि अपने राज्य के लोगों के लिए, ये लोग गरीब के नाम पे सिर्फ वोट इकट्ठा करना, जी गरीब को लेके पॉलिटिक्स करना, यही इनका धर्म है, यही इनका कर्म है। गरीब के नाम पे वोट तो लेते हैं, लेकिन आज तक कभी आपने देखा है कोई गरीब को कुछ करते हुए, किसी कार्यकर्ता के लिए कुछ करते हुए? ये सिर्फ परिवार के पार्टी है और परिवार तक ही सीमित है ये। और इस बार भी मैं बोल के जा रहा हूं आपको, ये सत्ता में कभी अब दोबारा जिंदगी में दोबारा इन लोग की राजनीतिक कैरियर में दोबारा सरकार कभी नहीं बना पाएंगे, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। हम तो यही कामना करते हैं कि सरकार चाहे जो भी रहे, बिहार का विकास होना चाहिए और बिहार के प्रवासी लोगों को बिहार में ऐसा व्यवस्था बनना चाहिए कि उनको दूसरे राज्यों में जाने की आवश्यकता ही नहीं। बिहार काफी तेजी से तरक्की करे, इसकी हम कामना करते हैं। अंत में एक बार मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आपका दिल्ली में भी रहना होता है और आप बिहार पटना में भी रहते हैं, दोनों जगहों पे आपके द्वारा इस महामारी के समय में क्या क्या कदम उठाया जा रहा है? मुझे ऐसी भी खबर मिली है अपने संवाददाताओं के द्वारा कि आपके द्वारा भी काफी राहत सामग्रियां और ये मास्क और ये सब गरीब लोगों में बंटवाने का कार्य किया गया दोनों जगहों पे। तो इसी आशा के साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से जैसे आप शुरू से समाज का सेवा करते रहे हैं, गरीबों का ध्यान रखते रहे हैं, आगे भी रखेंगे। अंत में आप बिहार के जो प्रवासी मजदूर वर्ग के लोग जो दूसरे राज्यों में हैं, जो अपने राज्य जाने की जिद में लगे हुए हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता हूं कि जहां हैं आप वहीं रहें, वहीं सुरक्षित रहें और भारत सरकार और बिहार सरकार आपके लिए निरंतर प्रयास में है कि आपको उचित व्यवस्था, जो डेली बेसिस पे आपको आपका भोजन का व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और आपका स्वास्थ्य की व्यवस्था, जो सबसे अहम जरूरी है, वो आपके लिए उपलब्ध हो। मेरी भी यही प्रार्थना है प्रधानमंत्री जी से और बिहार सरकार से
कि आपका जो डेली बेसिस की जो जरूरत की चीजें हैं वो भारत सरकार और बिहार सरकार आपके लिए जी व्यवस्था करे। जी बहुत बहुत आपका यही धन्यवाद मेरा, राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी और आपके शांति साथ बनाए रखें। जी, आगे भी आपके साथ हम प्रोग्राम को लेकर आते रहेंगे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।